नमस्कार। आज हम लोग यहाँ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पढ़ेंगे। कवि का प्रकृति से विशेष अनुराग रहा है और वे शहरी जीवन जीते हुए भी जब भी मौका मिलता है इसका आनंद लेते हैं। इस सौंदर्य को अपने अंदर समझने का, उसे अपनाने का कोशिश करते हैं। तो यह कविता भी कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य खोज लेती है और इस आधुनिक जीवन में, इस शहरी विकास की गति में भी उसे अपने हृदय में संभाल कर रखना चाहती है। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से प्रकृति के प्रति अपने विशेष अनुराग को यहाँ व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ है ठिगना। ठिगना का अर्थ नाटा मोटा। दूसरा है मुरेठा का अर्थ है पगड़ी। तीसरा हठीली का अर्थ जिद्दी। फाग फागुन महीने संबंध रखता है तो होली के आसपास गाए जाने वाला लोकगीत। पोखर छोटा तालाब। चकमकाना चकाचौंध पैदा करना। चट तुरंत। झपाटे मारना झपटना। चटुल चतुर या चालाक। जुगल युगल या दो। तो कविता पढ़ने के दौरान भी हम इन शब्दार्थों को देखेंगे। तो हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत होती है कि कवि चंद्रगहना नामक किसी जगह में गए हैं और वहाँ से अपना सारा काम करके वापस लौट रहे हैं। लौटने के क्रम में उन्हें स्टेशन जाना है और उसी क्रम में, उसी रास्ते में उन्हें खेत दिखाई पड़ता है और खेत का वह दृश्य, खेत के आसपास का वह दृश्य कवि को बहुत ही आकर्षित करता है और कवि का हृदय जो प्रकृति प्रेमी है वह इस सुंदरता में रम जाता है। तो सुंदरता में रमते हुए प्रकृति में, खेत में उन्हें जो दिखाई देता है उसका वे मानवीकरण करते हुए अपने अनुसार उस सौंदर्य को अपनाते हुए उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है कि देख आया चंद्रगहना पूर्ण विराम। कि कवि कहते हैं कि वे चंद्रगहना देख आए, यानी चंद्रगहना से वो अपना कार्य करके वापस चले आए हैं। अब क्या है? देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब चंद्रगहना से आ चुके हैं और चंद्रगहना से आने के बाद खेत के मेड़ पर, हम जानते हैं कि जहाँ खेत होता है उसके बीच में अगर मान ये खेत है और खेत यदि 4 भागों में बटा हुआ है तो ये जगह जो है वह मेड़ कहलाती है और यह थोड़ी ऊंची होती है। तो मेड़ पर इस खेत की बैठ अकेला। तो अकेला बैठकर, अगल बगल कोई नहीं है, शांत परिवेश है, वहां बैठकर अब कवि देखते हैं। क्या देखते हैं? अब आगे देखिए। एक बीते के बराबर। बीता का अर्थ क्या है? अंगूठा से लेकर कानी उंगली तक हम जो नापते हैं इसे हम एक बीता कहते हैं। तो एक बीते के बराबर कि यह हरा ठिगना चना। ठिगना का अर्थ क्या बताया था? तो ठिगना का अर्थ नाटा छोटा। यहाँ पर
चने के पौधे का मानवीकरण करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा मतलब पगड़ी, शीश मतलब सिर। सिर पर पगड़ी बांधकर छोटे गुलाबी फूल का पगड़ी बांधकर सजकर खड़ा है। यानी कवि को वह चना का पौधा जिसके माथे पर या जिसके सबसे ऊपरी भाग में गुलाबी फूल खिल रहा है, वह पगड़ी जैसा दिखाई पड़ता है, और यह पूरा चना उसे या उन्हें एक व्यक्ति की तरह सजा हुआ खड़ा दिखाई देता है। ये चने की बात हुई। अब है पास ही मिलकर उगी है। चने के बगल में ही जो चना की खेती होती है, तो चना के साथ साथ बहुत कुछ एक साथ उगाया जाता है, जिसमें अलसी भी है, तीसी भी है, चना है, मसूर है, सब एक साथ। तो पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। हठीली का अर्थ जिद्दी। तो अलसी क्या है? अलसी तीसी है। तीसी इसका एक और नाम है। और यह इस प्रकार चने से सटकर, बाकी पौधों से सटकर वह ऊपर गई है। ऐसा लगता है कि वह जिद में आकर रास्ता बनाते हुए ऊपर उठी है। क्या कि बीच में अलसी हठेली, देह की पतली, बहुत ही पतली होती है, कमर की लचीली। हवा आने पर सबसे अधिक यदि कोई हिलता है तो वह अलसी ही होती है, कि देह की पतली है और कमर की लचीली है, हिलती रहती है। किस प्रकार से अलसी का मानवीकरण यहाँ पर एक लड़की के रूप में, एक नायिका के रूप में किया गया है, उसे हम देखते हैं। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, इसका जो फूल होता है वह नीला होता है, और इस पर भी फूल आ गए हैं, जिस प्रकार चने में फूल आ गए थे। तो नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको, कि जो भी इस नीले फूल को छू देगा उसको मैं अपना सर्वस्व प्रेम दान में दे दूंगा, या दान में दे दूंगी, यानी उसे मैं अपना लूंगी। तो यहां पर प्रेम अभिव्यक्त करते हुए तीसी को, अलसी को दर्शाया गया है। आगे क्या है? और सरसों की ना पूछो। इन सरसों की खूबसूरती ही अलग है, इसलिए कवि जो है इस तरह की बात कर, सरसों की मत, उसकी बात तो पूछो ही मत, वो तो विशेष है। क्यों विशेष है? कि हो गई सबसे सयानी, इसमें वो सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि उसका पौधा सबसे लंबा होता है चना और तीसी की तुलना में, तो सबसे बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि सरसों हो गई सबसे सयानी, वो सबसे सयानी हो गई है, सबसे बड़ी हो गई है, और हाथ पीले कर लिए हैं। और उसमें जो फूल आए हैं सरसों में, वो पीले पीले होते हैं। तो कवि को वह पीले फूल ऐसे लगते हैं जैसे सरसों ने हाथ पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, और ब्याह करने के लिए मंडप में पधारी है, और इस अवसर पर, वैवाहिक अवसर पर गीत भी हो रहा है, वह लोकगीत। फाग गाता मास फागुन, फागुन महीना, फरवरी मार्च का महीना, बसंत उस समय अपने चरम पर होता है, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फूलों की खुशबू, पूरे वातावरण में एक मादकता होती है। हम यहां भी देखते हैं कि इस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य में, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां ऐसा लग रहा है कि शादी का कोई कार्यक्रम होने वाला या हो रहा है, इस कार्यक्रम में फागुन महीना फाग गा रहा है। तो फाग का अर्थ बताया था कि होली के आसपास गाया जाने वाला लोकगीत आ गया है आज जैसे, यानी इस खुशी को और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए। तो यह दृश्य कवि को कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहां स्वयंवर हो रहा है,
और यहाँ जो नायिका के रूप में सरसों है, तीसी है, वह अपना वर ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल, तो अनुराग का अर्थ प्रेम, तो अंचल यहाँ आंचल, चूंकि हिलना शब्द आ रहा है, तो कवि को चारों तरफ इस तरह के प्रेम पूर्वक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हर जगह चना है, हर जगह तीसी है, हर जगह सरसों है, और सभी लहरा रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं। तो यह दृश्य कवि को इतना अच्छा लगता है कि अपने हृदय में उस प्रेम को वह अनुभूत करते हैं, और उनके हृदय को लगता है कि पूरी प्रकृति जो है अपने अंदर उस प्रेम को समेटे हुए है, और उनका आंचल, प्रकृति का आंचल, प्रेम रूपी आंचल, वह हिल रही है, हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब इस सुखद दृश्य को देखकर कवि जहां रहते हैं, यानी शहर, उसकी याद आती है, और याद आते ही उनका मन खिन्न होता है, और उस खिन्नता को वह इस रूप में प्रकट करते हैं कि इस विजन में, विजन मतलब एकांत, इस एकांत में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस व्यापारिक नगर से एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, जहां वे हैं वह व्यापारिक नहीं है, नगर व्यापारिक है, जहां पर झूठ है, जहां पर चालबाजी है, जहां पर दूसरों को ठगने के लिए हर समय लोग तैयार रहते हैं, जहां मानवीय संवेदना नहीं है, जहां प्रेम पूर्वक संबंध नहीं है। तो यह व्यापारिक नगर है, और उसकी तुलना में यहां क्या है? प्रेम की प्रिय भूमि, यानी इस जगह जहां कवि बैठे हुए हैं, वह भूमि जो प्रेम की भूमि है, उपजाऊ अधिक है। यानी यहां प्रेम अधिक है, यहां आत्मीयता अधिक है, यहां सब मिलजुल कर रहते हैं, यहां प्रकृति खुश है, और इसकी तुलना में व्यापारिक नगर कहीं ठहरता नहीं है। आगे क्या कहते हैं? उसके बाद दृश्य दिखाई पड़ता है, और पैरों के तले है एक पोखर। सामने ही एक पोखर है, छोटा तालाब, जैसे कि बताया था, छोटा तालाब कि सामने है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। हवा चल रही है, तो हवा चलने से पोखर में भी लहरें उठ रही हैं, जो कवि को अच्छा लगता है कि उठ रही हैं, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, नील तल तो नीले आकाश के नीचे जो तालाब के पास भूरी घास है, वो भी हवा के कारण हिल रही है। तो कवि की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के हर एक चीज पर है, वो हर एक चीज में वो सौंदर्य देखने में सक्षम है। क्या कहते हैं कि नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। ये यहां बिंब है, क्योंकि बिंब तो पूरी कविता में देखते हैं हम, मानवीकरण करते हुए कवि दिखा रहे हैं कि सूर्य की रोशनी तेज है, और सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, और पानी, तालाब का पानी या तालाब के पानी में लहरें हैं जो आगे पीछे हो रही हैं, और उस पर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब भी कभी लंबा दिखाई पड़ता है, और लंबा दिखाई पड़ने के कारण
कवि को वह लगता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है, और जो वह खंबा क्या कर रहा है, आंख को है चकमकाता। आंख को है चकमकाता का अर्थ चकाचौंध पैदा करता है, यानी वह ठीक से देख भी नहीं पाते हैं जब वहां से प्रकाश प्रतिबिंबित होकर कवि की नजरों में पड़ते हैं। तो आंख को है चकमकाता। अब उसके पास क्या है कई पत्थर किनारे, तालाब किनारे पत्थर भी हैं, पी रहे हैं चुपचाप पानी। यहां पत्थर का भी मानवीकरण किया गया है कि पत्थर कोई प्राणी है कि वह चुपचाप पानी पी रहा है, प्यास जाने कब बुझेगी, और पी रहा है तो पी रहा है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। न जब से कवि बैठे हैं तब से जो है वह उसी अवस्था में पानी से सटा हुआ है, और इसे एक प्राणी के रूप में कवि देखते हुए कह रहे हैं कि ना जाने इसकी प्यास कब बुझेगी। उसी तालाब के पानी में बगुला भी है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। जो बगुला देखे हैं वो जानते हैं कि जब बगुला मछली पकड़ने के लिए खड़ा होता है तो चुपचाप खड़ा होता है, वो हिलता तक भी नहीं है, ऐसा लगता है कि वो सोया हुआ है। तो चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल। मीन मतलब मछली। जैसे ही वह मछली को देखता है ध्यान निद्रा त्यागता है, और जो अब तक लगा बहुत ध्यान में है वह त्याग कर झपट्टा मारता है मछली पर और उसे पकड़ लेता है। तो यहां बगुला जो है वह अवसरवादी व्यक्ति के प्रतीक के रूप में आया है कि जो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं वह अवसर अपने हाथ से कभी छोड़ते नहीं हैं। यहां बगुला भी उसी अवसर के तलाश में रहता है कि चट दबाकर चोंच में। चट मतलब क्या, तुरंत। ध्यान त्याग कर तुरंत मछली को अपने चोंच में दबाता है और दबाकर नीचे गले के डालता है और गले के अंदर उसे डाल लेता है, उसे खा जाता है। इसके बाद एक चिड़िया भी कवि को दिखाई दे रही है कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, चतुर मतलब चालाक, कि चालाक चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटूल मछली। चटूल का अर्थ भी होता है चतुर। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तालाब के आसपास यह चिड़िया हमें दिखाई देती है, जो एक जगह जो है उड़ती रहती है और अचानक तेज गति से पानी में गोता लगाकर जब निकलती है तो उसके मुंह में एक मछली होती है। उसी चिड़िया की यहां बात हो रही है कि श्वेत पंखों के झपाटे मार। तो चिड़िया कैसी है, तो चिड़िया जो है काले माथ वाली है, माथा काला है, श्वेत पंख हैं और उसके चोंच हैं वो पीले हैं। बहुत फुर्तीला है, वो चालाक है। वो मछली भी चालाक है पानी में रहते हुए, लेकिन उससे भी चालाक है ये। फिर साहसी भी है कि पानी के अंदर जाकर, पानी के हृदय में जाकर वो वहां झपट्टा मार के मछली निकालकर लाती है। तो यह चिड़िया चतुर और साहसी व्यक्ति के प्रतीक के रूप में आया है। फिर आगे क्या है कि चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से कवि की दृष्टि जो है अब गगन की ओर देखते हुए दूर सामने की ओर जाती है कि और यहीं से ऊंची भूमि है, जहां कवि को ऊंची भूमि दिखाई दे रही है। उससे पहले सब समतल है। ऊंची भूमि है जहां से रेल की पटरी गई है, यानी वहां से स्टेशन करीब है। ट्रेन का टाइम नहीं है, और चूंकि चंद्रग्रहण से जब कवि लौट रहे हैं तो ये बहुत समय बचा हुआ है, इसलिए वो यहाँ मेड़ पर बैठे हुए हैं और इस बात की उन्हें खुशी है कि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है, उन्हें अभी जाना नहीं है, और इस प्राकृतिक दृश्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का अभी उन्हें आनंद उठाना है। क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ शहरी जीवन और इस जीवन की तुलना कवि यहाँ कर रहे हैं। शहरी जीवन में किसी के पास समय नहीं होता है किसी के लिए, हर कोई व्यस्त है, किसी न किसी काम में व्यस्त है।
लेकिन यहाँ पर कवि खुद को स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं, मुक्त महसूस कर रहे हैं, उस पाबंदी से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से कवि अपने मन की बात को भी यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं कि यह दृश्य उन्हें, यह जगह उन्हें कितनी अच्छी लग रही है कि जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगर चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। चित्रकूट की पहाड़ियाँ, जो सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही, अनगढ़ है, छोटी छोटी है लेकिन विस्तार अधिक है, कि वो अनगढ़ है, चौड़ी है और कम ऊंची है, दूर दिशाओं तक फैली है, दूर तक फैली है, जहां नजर जाए कवि की वहां तक वह उसे देख सकते हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर, जहां पर फसल नहीं है, फसल नहीं उगी है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़। रीवा के पेड़ मतलब बबूल के समान ही एक पेड़ है रीवा, कांटेदार पेड़। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, यानी वहां का दृश्य कुरूप है इस दृश्य की तुलना में, जहां सरसों है, चना है, तीसी है। लेकिन उस कुरूप जगह में भी, उस कांटेदार जगह में भी, उस पहाड़ी के पास भी क्या है? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। यानी वहां पर भी मीठा स्वर है। कवि वहां पर भी अपने हृदय को रमा लेते हैं। सुग्गे का स्वर उन्हें आनंद देता है। इस तरह से ऐसे जगहों में जहां प्राकृतिक सौंदर्य है, वैसी कोई भी जगह नहीं होती है जहां कवि का हृदय रमता नहीं है, खुश नहीं होता है। फिर क्या है? सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता। वनस्थली जो वन है उसके बीच से सुनाई पड़ रहा है। क्या सुनाई पड़ रहा है? तो उठता गिरता, कभी जोर से तो कभी धीरे, सारस का स्वर, सारस पक्षी का स्वर सुनाई पड़ता है। क्या बोल रहे हैं कि सारस का स्वर, टिट्टों टिट्टों। अब कवि का जो मन अब प्रेम में मग्न हो चुका है, इस प्राकृतिक आभा में खो चुका है, वो सारस के प्रेम प्रसंग को सुनने के लिए व्याकुल है। क्या बोल रहे हैं? मन होता है, मन होता है, अर्थात कवि का मन प्रकृति से पूरी तरह से भर गया है, प्रकृति के प्रेम से पूरी तरह से भर गया है, और इस प्रेम का एक भी कोना वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो हर एक चीज को जानना चाहते हैं। कवि प्रेम से अभिभूत हैं और इस प्रेम की कमी को वो बाहर देखते हैं, शहर में देखते हैं। इसलिए जब इन्हें मिलता है तो वो चाहते हैं कि उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। पर मतलब पंख, कि वो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि सारस के संग मैं भी उड़ जाऊं, पंख फैलाकर, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। जुगुल मतलब युगल, दो, कपल कहते हैं अंग्रेजी में, जहां दोनों सारस रहते हैं प्रेमी प्रेमिका के रूप में, कि जहां जुगल जोड़ी रहती है, हर एक खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। सच्ची प्रेम कहानी, महत्वपूर्ण यह पदबंध है कि प्रेम कहानी भी अब झूठी होने लगी है। जहां दिखावटीपन अधिक है, जहां स्वार्थ अधिक है, वह प्रेम सच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन कवि यहां इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वह सच्ची प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं। किसके? वो सारस युगल के, वो भी चुप्पे चुप्पे, चुपके चुपके। क्यों? ताकि उनमें, यानी दोनों जो सारस हैं, उनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो वे पूरी तरह से इस प्रेम में रम जाना चाहते हैं।
और जो शहरी जीवन अब तक जी रहे थे, उससे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। इस तरह से कवि ने इस पूरी कविता में प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाया तो है ही, साथ ये भी दर्शाया है कि जब तक हम प्रकृति से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम उस महत्व को नहीं समझ पाएंगे जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। प्रकृति और संस्कृति के बीच के संबंध को कवि यहां दर्शाते हैं कि हमारी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है, उससे अलग होकर हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं सकते हैं। और यह जो सौंदर्य दृष्टि है, वह सौंदर्य दृष्टि इस प्रकृति में सौंदर्य को ढूंढ लेती है, जिसके कारण मनुष्य को जीवन जीने का आधार मिलता है, अपने मन को, अपने हृदय को कुछ पल के लिए मजबूत कर पाता है। तो इस कविता में आज इतना ही। और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।